Hello everybody, I am Sachin Dua and you are watching my channel. Today I will tell you about chapter 1, the living world of the unit 1, diversity in the living world. तो बायोलॉजी होती क्या है? हम बायोलॉजी पढ़ ले ना, बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ ले। तो बायोलॉजी होती क्या है? बायोलॉजी क्या एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करती है। कैसे वो पहले थी, कैसे वो इवॉल्व हुई, कैसे वो अभी है, कैसे वो म्यूटेट हुई और कैसे वो आगे जाके इंटरब्रीड करके एक नया ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सकती है। तो अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि सबके अंदर एक लाइफ होती है, एक ऐसी यूनिक कॉम्प्लेक्स चीज जो मॉलिक्यूल से बनती है और उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो लिविंग का हमें जानना है। लिविंग के लिए निकालने के लिए हमने बस 5 चीजें निकाली हैं। उसके बेसिस पर हम देखेंगे कि क्या वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या फिर वो नहीं है। पहले बात करेंगे हम ग्रोथ की। ग्रोथ का हम जानेंगे कि क्या वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करता है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, चाहे वो यूकारियोट्स हो या फिर प्रोकारियोट्स हो। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करता ही करता है। और वो कैसे ग्रो करता है? सेल डिवीजन से ग्रो करता है। कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उसमें सेल डिवीजन हो रही है मतलब वो ग्रो कर रहा है। प्लांट्स में एक यूनिक चीज होती है कि वो अनलिमिटेड ग्रोथ कर सकता है। वो अगर आप बीच काट दोगे तो वो वापस उग जाएगा। अगर उसकी रूट जिंदा है तो वापस उग जाएगा। उसमें फेवरेबल कंडीशंस में अगर आप रखोगे वो उग जाएगा आराम से। लेकिन अगर हम फेवरेबल कंडीशंस में भी एनिमल्स को रखें और एनिमल्स का आधा हिस्सा काट दें तो वो मर जाएगा, वो ग्रो नहीं करेगा। क्योंकि ग्रोथ एनिमल्स में एक लिमिटेड एज तक होती है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक होती है, उससे ज्यादा ग्रोथ नहीं होती है। अब आप पूछेंगे कि वाउंड्स जो होते हैं या फिर हमारी इंजरीज जो होती हैं तो वो तो हमारी ठीक हो जाती हैं, तो वो हमारी ग्रोथ में खिलाएंगी। यस, वो ग्रोथ में ही खिलाएंगी, लेकिन वो जो है एनिमल से प्लांट्स में होती है वो भी अनलिमिटेड होती है और उससे हमें कोई हालत तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा तो नहीं है कि हम एकदम से हम ना अभी हम 60 एज में अगर आ जाए, 60 एज में हमारे एकदम से हमारे कोई तीसरा हाथ आ गया या फिर 2 सिर आ गए, 3 पैर आ गए, ऐसा तो नहीं है, ग्रोथ नहीं हो रही। लेकिन हाँ, अगर हमें बचपन में कोई वाउंड लगा है, कोई इंजरी लगी है, तो वो अगर हम 60 एज में देखेंगे तो होगा भी, तो निशान भी नहीं होगा, मार्क भी नहीं होगा। इसलिए हमारी ग्रोथ अच्छी तरह से पहले से ही हो चुकी है। हमने बात कर ली। उसके बाद ग्रोथ की। ग्रोथ में एक एक्सेप्शन आ गया। फिर तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बात कर ली, तो क्या हमने नॉन लिविंग से बात करें? नॉन लिविंग में अगर हम एक एग्जांपल ले, स्नोबॉल माउंटेन की टॉप में है और वहां से नीचे आ रहा है। तो जैसे वो नीचे आएगा तो वैसे वैसे उसका मास इंक्रीज होता जाएगा, रोल डाउन होता आ रहा है। ठीक है, मास इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? वो ग्रो कर रहा है। ग्रो जो कर रहा है वो क्या से कर रहा है? क्योंकि हमें पता है ग्रोथ जो होती है वो होती है नंबर ऑफ मास की, कितना मास से बढ़ रहा है, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। अब हम सेल्स हो सकते हैं, कितने सेल्स से बढ़ रहे हैं। उस स्नोबॉल का मास बढ़ रहा है, उसकी साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब वो ग्रो कर रहा है। लेकिन हमें तो पता है कि वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तब भी वो ग्रो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रोथ हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहलाई जा सकती। ग्रोथ हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहलाई जा सकती। पहली चीज हट। अब दूसरा क्राइटेरिया को लेंगे हम, व्हिच इज रिप्रोडक्शन। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ तो सेम ही होता है। दोनों सेम ही होता है, लेकिन दोनों में एनसीईआरटी में वर्ड गिवन है दैट दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मतलब सेम टाइप के तो नहीं होते लेकिन सिमिलर होते हैं। कैसे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये दोनों सेम हो जाते हैं क्योंकि दोनों ही सेल डिवीजन करते हैं। क्योंकि अगर हम देखें ग्रोथ में हमारा साइज बढ़ता है और सेल्स के नंबर भी बढ़ते हैं, और रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल्स का ग्रोथ होती है। इसका मतलब रिप्रोडक्शन और ग्रोथ इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेम ही होता है। और अगर हम इसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें हम प्लांट्स की या फिर एनिमल्स की, तो इसमें जो है ये दोनों अलग हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? अपनी एक नई प्रोजेनी को लाने का, जो कुछ सिमिलर फीचर्स पेरेंट से पोसेस करते हैं। इसका मतलब है कि रिप्रोडक्शन जो आने वाली जनरेशन को बढ़ा रहा है। अगर एक सेल यहाँ पर है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट, वो ना ग्रो कर रहा है और एक और बना रहा है,
तो यहाँ पर इसकी ग्रोथ तो हुई, साथ ही रिप्रोड्यूस भी हो गया, ठीक है, ए सेक्शन रिप्रोड्यूस हो गया, 2 आ गए, बीच में साइड का फट गया, और फाइनली ये दोनों मिला गए, तो ये दो और दो में बटेंगे, अब जब नीचे चल जाएंगे क्वार्टरनरी न्यूक्लियस के बाद में ये हट जाएंगे और ऐसे भी 4 सेल्स आ गए, और ऐसे करके हो जाएंगे 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 ऐसे आते जाएंगे। लेकिन अगर हम मल्टीसेलुलर की बात करें तो मल्टीसेलुलर में ये चीजें अलग हो जाती हैं। मल्टीसेलुलर में हमारा बच्चा जो है वो एक न्यू प्रोजेनी लाई जाएगी। प्लांट्स में अगर हमको नया सीडलिंग आया तो उसकी नेक्स्ट प्रोजेनी लाई जाएगी, नेक्स्ट जनरेशन लाई जाएगी। उसकी जो है ग्रोथ नहीं हुई है, उसकी एक नई जनरेशन आ गई है, ठीक है। अगर हमारी इंजरी लगी तो हमारी इंजरी तो लग गई, वो ठीक हो गया, वो ग्रोथ लाई जाएगी। लेकिन हमारे जो रिप्रोड्यूस करके हमारा बच्चा जो आया वो हमारे इंजरी से अलग है। ये तो नहीं है कि भाई इंजरी आ गई, इंजरी ठीक करने के चक्कर में एक और बच्चा यहाँ से निकल गया, ऐसा तो नहीं होता ना, अलग अलग बच्चे होते हैं। इस वजह से एक न्यू प्रोजेनी आई और इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन कर दिया, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं किसी भी हालत में। लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि अगर हम बात करें म्यूज की, स्टेराइल वर्कर बीज की और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स की। ये म्यूज क्या होते हैं? म्यूज हॉर्सेस के, तो हम हॉर्स को लेंगे और डॉन्की को लेंगे और दोनों की आर्टिफिशियल इंटरब्रीडिंग कराएंगे, मतलब इन विट्रो इंटरब्रीडिंग कराएंगे, दोनों को इंटरब्रीड कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेंगे म्यूल्स। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, म्यूल्स जो होते हैं वो माउंटेनियस एरिया में ज्यादा अच्छे काम आते हैं, क्योंकि इनमें हॉर्सेस की प्रॉपर्टीज और डॉगी की प्रॉपर्टीज दोनों साथ साथ होती हैं, इसलिए वो वेट लिफ्ट करने में अच्छी तरह से आ सकते हैं और माउंटेनियस एरिया में काम आते हैं। लेकिन म्यूल्स में एक परेशानी है कि इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें एक और म्यूल को हमें चाहिए, 1 more म्यूल हमें चाहिए, तो हम एक म्यूल को हम फिर से इसके यहाँ से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब 2 म्यूल्स हैं, हम इन दोनों का रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल। इन दोनों का रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। हमें एक और म्यूल चाहने के लिए हमें वापस से इसी पैरेंटल जनरेशन में जाना पड़ेगा और सडॉकी में इसे हमें म्यूल मिल सके, ठीक है। और वही सेम क्राइटेरियन आता है हमारा स्टेराइल वर्कर बीज का और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स का। तो हमें तो पता है कि म्यूल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो सांस लेता है और वो चलता भी फिरता है, एक एनिमल है वो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब रिप्रोडक्शन भी हमारी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहलाई जा सकती हमारी, क्योंकि ये रिप्रोड्यूस भले ही ना करता हो लेकिन तब भी ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आता है। अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म किसी भी, अगर हम केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में होते रहते हैं, हमें पता है कि हमारी बॉडी एंड में जाकर कुछ केमिकल्स में फॉर्म होती है, वो केमिकल रिएक्शंस हमारे होते रहते हैं हमारी बॉडी के, और उन केमिकल रिएक्शंस को हम जो है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, उन सब का हम नाम दे रखा है मेटाबॉलिज्म। और जो रिएक्शंस होते हैं उसका हमें नाम दे रखा है मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जिसे हम केमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन अब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है इसका कैटाबॉलिक and second one is the anabolic। कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक क्या होता है? कैटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म जो होता है, इसका मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऐसे रिएक्शंस जो सिंपल सब्सटेंसेस में ले आते हैं। इसमें क्या होगा? एग्जांपल, हमारी बॉडी के अंदर ही डाइजेशन, हमें डाइजेशन पता है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखेंगे तो हमने अच्छी तरह से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को समझा कर रखा हुआ है। एंड रेस्पिरेशन, तो हमारे क्या करता है? रेस्पिरेशन क्या करता है? हमारे जो अंदर जितने भी एनर्जी है, ग्लूकोज है, उसे तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। हमने 10th में भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है।
रेस्पिरेशन और डाइजेशन। हम देखेंगे, पता होगा कि डोडेनम में एंजाइम चलते हैं और फूड जो है कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स, एक ना मोनो का ना कार्बोहाइड्रेट का ही नाम है मोनोसैकेराइड्स, जो सिंपल फॉर्म्स होते हैं उनमें आ जाता है। प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में आ जाते हैं और जो फैटी फैट्स हैं वो फैटी एसिड्स में आ जाते हैं। तो हम सिंपल आ गए सिंपल सब्सटेंसेस में। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हमारे दो एग्जांपल्स हो गए। एनाबॉलिक का मतलब होता है सिंथेसिस, मेकिंग अप मतलब बिल्डिंग अप, बढ़ाना। ये दोनों आपस में उल्टे उल्टे होते हैं, इन दोनों में लड़ाई चलती रहती है, जाने दुश्मन है। अगर ये तोड़ता है, ये सिंपल सब्सटेंसेस फैलाता है, तो ये सब्सटेंसेस को बढ़ा देता है, बनाता है, बिल्डिंग अप करता है। इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल होगा हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या करता है? वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, वाटर को लेता है और क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से वो कार्बोहाइड्रेट को बनाता है, राइट? तो ग्लूकोज हम क्या जानते हैं? C6H12O6 के नाम से हम जानते हैं ग्लूकोज को। वो बनाता है और एक बाय प्रोडक्ट बनाता है ऑक्सीजन। तो वो सिंपल सब्सटेंसेस से बिल्डअप एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जाता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में जाता है। तो हमें एनाबॉलिक पता चल गया। एनाबॉलिक इसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो गया। अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमने पता चल गया कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं ये सेल फ्री सिस्टम्स में भी हो सकते हैं। सेल फ्री सिस्टम से क्या मतलब होता है? सेल फ्री सिस्टम से मतलब होता है ऐसे सिस्टम्स जिसमें जितना हमारे इन विट्रो हो, इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब्स में हो। टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हमने एक नाम डाला, प्रोटीन डाला, राइट? और प्रोटीन में हमने एंजाइम डाल दिया, मान लो आप ट्रिप्सिन ने ट्रिप्सिन, हमने ट्रिप्सिन डाला और वो छोटे पार्टिकल्स में आ गया, ओके? हमने छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इधर भी तो केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो हमारी बॉडी के अंदर होता है, राइट? इसका मतलब मेटाबॉलिज्म बाहर भी हो सकता है। तो तब भी मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी खिलाया जाएगा। हाँ, वो तब भी खिलाया जाएगा। पर ऐसा कैसे खिलाया जाएगा? वो इसलिए खिलाया जाएगा क्योंकि भले ही वो रिएक्शंस में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ना हो, कोई लिविंग ना हो, लेकिन हाँ वो रिएक्शंस जरूर लिविंग है, वो रिएक्शन जिंदा रिएक्शंस है, मतलब वो रिएक्शन हो रहे हैं। इसका मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शंस में भी हमारा हो रहा है। ये जो रिएक्शंस होते हैं, ये हम ये नहीं कह सकते सेल फ्री सिस्टम से बाहर कि वो लिविंग है या वो नॉन लिविंग है, ठीक है? लेकिन हाँ वो श्योरली जो है वो लिविंग रिएक्शंस कहलाए जाते हैं। मेटाबॉलिज्म एक लिविंग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं, ओके? ग्रोथ नहीं हुई, रिप्रोडक्शन नहीं हुई, लेकिन मेटाबॉलिज्म हुआ। अब हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस की। कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस मतलब अगर हम आसपास के एनवायरनमेंट में अब रिस्पॉन्ड करते हैं तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं। हम कहते हैं ना ये बच्चा बहुत कॉन्शियस है। कैसे? ये आसपास के एनवायरनमेंट को देखकर अपने बारे में सोचने लगता है कि हाय मैं कैसे लगूंगा, अरे मैं बुरा तो नहीं लग रहा, अरे ना ये मुझे बारे में क्या सोचेंगे। तो कॉन्शियस आते हैं बच्चे, नर्वस जिसे हम कहते हैं। तो कॉन्शियसनेस मतलब अपने बारे में सोचना, मतलब रिस्पॉन्ड करना चीजों को, ठीक है? प्लांट्स में कॉन्शियसनेस जो होती है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को लेकर होती है, जैसे कि कोई अगर हम लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, या कोई अदर होस्ट है, ठीक है, या फिर पोल्यूटेंट है, एक्सेट्रा। प्लांट में अगर हम बात करें तो प्लांट जैसे कि अगर हम प्लांट उग रहा है, राइट? प्लांट में हमने बहुत सारा पानी डाल दिया, भर गया पानी, तो प्लांट ने पानी तो लेगा ही नहीं ऊपर से, ठीक है? प्लांट रूट से थोड़ा पानी मिल गया, पानी फ्लडेड हो गया, ये प्लांट मर जाएगा। अगर आपने पता हो तो प्लांट में भी इमोशंस नाम की चीज होती है। अगर हम प्लांट्स को अगर हम यूज करेंगे, अगर हम उनको बुरा बोलेंगे तो वो मर जाएंगे। और यही केस हुआ था स्विट्जरलैंड में भी, कि वहां पर ना जो लोग फार्मर्स हैं वो अपने प्लांट्स को बहुत बुरा बुरा बोलते हैं, इसकी वजह से प्लांट्स अपने आप ही मर जाते हैं। इसका मतलब उनमें क्या है? उनमें इमोशंस नाम की चीज है। प्लांट्स में अगर हम बहुत सारी, अगर हमने देखा हो कि रात में अगर हम लाइट लगा देते हैं तो हमें पता चलेगा कि वो अभी भी ग्रो कर रहा है, ठीक है? ग्रो कर रहा है क्योंकि वो उसको लगता है कि हाँ मुझे कहीं से सनलाइट मिल रही है, वो समझता है। उसको ये नहीं पता कि ये आर्टिफिशियल लाइट है, ये सनलाइट नहीं है, आर्टिफिशियल लाइट है, लेकिन उसे इतना पता है कि हाँ लाइट को कहने से आ ही रही है।
ह्यूमन बॉडी एक इकलौती ना एनिमल्स में स्पीशीज होती है जिसको अपने आप के बारे में बहुत कुछ पता होता है, विच इज नोन एज सेल्फ कॉन्शियसनेस। हमें अपने बारे में बहुत कुछ पता है। हमारे अंदर डाइजेशन होता है, एसिमिलेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, हमारे अंदर इजेक्शन होता है, इंजेक्शन होता है, हमारे अंदर ब्रेन है, ब्रेन के क्या क्या फंक्शंस है, हार्ट क्या करता है, ठीक है, सर्कुलेशन क्या होता है, सर्कुलेशन कैसे होता है, हमारे बॉडी के अंदर स्टेमलेस में खाना कैसे बढ़ता है, वो हम सबको बहुत अच्छी तरह से ह्यूमन बॉडी से पता है। इसका मतलब वी आर सेल्फ कॉन्शियस अबाउट आवरसेल्व्स, ठीक है। और अगर हम एक्सटर्नल स्टिमुलाई को देखें, एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या होता है, आसपास के एनवायरनमेंट को देखें। आसपास का एनवायरनमेंट बहुत गर्म हो गया एकदम से, तो हम क्या करेंगे, हमें एकदम से हमें हीटर हटा देंगे, हम एसी चालू कर देंगे, पंखा को फैन ऑन कर लेंगे, राइट। और एकदम ठंडा हो गया माहौल, तो हमने क्या किया, हमने एसी बंद कर दिया, फैन बंद कर दिया, हीटर ऑन कर दिया, राइट। तो हम अपने बारे में बहुत कॉन्शियस थे, हमारे कोई स्टिमुलाई है, अगर हमारे को कोई नीडल अगर हम ना आंसू छुपा दे, हमारे रिफ्लेक्स हमका पीछे हो जाएगा कि क्या कर रहा है भाई, क्यों लगा रहा है, राइट। तो गिरता है, जल्दी चुप जाता है, पीछे एकदम से क्विक हो जाता है, हमारा बहुत क्विक है हमारा एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अगर आयरन का हम हीट अगर हम करें आसपास, तो हमें दूर से पता चल जाएगा ये आयरन की हीट है, तो कहेंगे अरे हमें आयरन क्यों लगा रहा है, राइट। लेकिन अगर हम किसी प्लांट में कहें, तो प्लांट का एक बहुत ज्यादा स्लो होता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अगर हम उसमें नीडल लगा देंगे वो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर हम उसमें एक और प्लांट उगा दे बगल में, तो वो थोड़ा साइड ऐसे हो जाएगा, साइड में हो जाएगा। लाइक अगर यहाँ पर वॉल है, राइट, और यहाँ पर एक मनी प्लांट है, तो मनी प्लांट इसमें ऊपर उग जाएगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे, जैसे पहचान लेगा, ठीक है, बहुत धीरे करेगा। दूसरे प्लांट, अगर यहाँ पर वॉल है, यहाँ पर सनलाइट आ रही है, तो प्लांट जो होगा वो इधर आ जाएगा। अगर यहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं है, यहाँ पर पूरा सूखा पड़ा हुआ है, पूरा पानी नहीं है, और यहाँ पर पानी है, तो इसकी रूट्स जो है वो इधर जा जाएंगे, इधर नहीं आएंगे, क्योंकि इधर ड्रॉट है, इधर कुछ भी नहीं है। तो ये स्टिमुलस है, ये प्राणा स्टिमुलस है, लेकिन ये बहुत धीरे होता है, ये बहुत धीरे बिताता है, बहुत धीरे एक्शन लेता है, राइट। अगर हमें पता चलेगा भैया हमारे घर में पानी नहीं है, हम आजू वाले घर में चले जाएंगे, पानी ले आएंगे, चीनी नहीं है, चीनी ले आएंगे, ठीक है, खाना खत्म हो गया, हम बाहर से खाना ले आएंगे, मॉल जाएंगे, मॉल से चीजें ले आएंगे, ठीक है। हमारा स्टिमुलाई बहुत ज्यादा क्विक होता है, बहुत स्ट्रांग होता है हमारा स्टिमुलाई। अब हमें चल दिया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉन्शियसनेस होती है। तो अगर हम बात करें कोमा पेशेंट्स की, कोमा पेशेंट्स कौन होते हैं, वो पेशेंट वो होते हैं जिनका ब्रेन तो डेड होता है और कुछ ना बाहर से मशीन लगती हैं, जिससे वो हार्ट और लंग्स को रिप्लेस कर देती हैं मशीन्स, जिससे वो इंसान जिंदा रह सके। उसका ब्रेन डेड होता है, इस वजह से उसमें कोई भी ना एबिलिटी नहीं बचती कि वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर सके। अगर सुई लगा दोगे तो सुई वो झेल लेगा, कुछ टिकाएगा, ठीक है। वो इसका मतलब क्या है कि वो कुछ नहीं कर सकता, उसका ब्रेन डेड है, उसका ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा है सही से, वो कोमे में है। तो कोमे वाले पेशेंट जो कभी जिंदगी में वापस कभी नहीं आएंगे, ना वो पूरे जिंदगी में हमसे बेड में ही रहेंगे, क्या हम उनसे कह सकते हैं कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? ये क्वेश्चन का आंसर एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, कि क्वेश्चन ही एनसीईआरटी में ऐसा गिवन छोड़ दिया गया है हमारे सोचने के लिए। अगर हम इसका आंसर जानने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि उसमें क्योंकि कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती है अपने लिए, उसे कोई परवाह नहीं होती, कोई क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है, कोई सुई लगा रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई स्टिमुलस कुछ नहीं होगा उसमें। मतलब कॉन्शियसनेस अगर हम इसका क्राइटेरिया लेंगे तो वो डेड कहलाएगा, वो मर चुका है। और अगर हम एज मेटाबॉलिज्म को अगर हम एज माने कि हाँ मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, और उसके बेसिस पर अगर हम उसको क्राइटेरिया में रखें, तो उसके अंदर अभी भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो है उसके अंदर बॉडी के सेल्स को जिंदा रखते हैं। अंदर के सेल्स तो जिंदा ही है ना, उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसके अंदर। खाना उसके अंदर डाल देंगे, ग्लूकोज डाल देंगे उसके अंदर, तो ग्लूकोज को तोड़कर नए सब्सटेंसेस में बना देगा, तो मेटाबॉलिज्म तो है। इसका मतलब अगर हम इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लेंगे तो ये क्या कहलाया जाएगा, ये लिविंग कहलाया जाएगा। तो हाँ, इसका आंसर ये है कि वो तो कोमा पेशेंट है, वो कोमा पेशेंट जो है वो ना ही कि लिविंग है, ना ही कि वो नॉन लिविंग है। ही इज नाइदर लिविंग नॉन
नॉन लिविंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलिए, तो लिविंग भी नहीं है, नॉन लिविंग भी नहीं है, हमने उसे क्राइटेरियन से ही बाहर निकाल दिया कॉन्शियसनेस की। तो अब हमें कोई क्राइटेरियन में कोई एक्सेप्शन बचा नहीं जिसे काउंटर कर सके। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्शियसनेस भी हमारे एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहलाई जा सकती है। अब हम बात करते हैं अपने बीच के 3 नंबर वर्ड की, जिसमें होना है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही इजी है क्योंकि इसमें हम बात करते हैं कि सेल्स के बारे में बात करते हैं। ऑब्वियसली हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स होते हैं, हाँ। और सेल्स के अंदर अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा हमें साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस भले ही वेल डेवलप्ड और वेल डेवलप्ड और नॉन वेल डेवलप्ड हो, अलग अलग हो, प्रोकार्योटिक हो, यूकार्योटिक हो, लेकिन सेल होता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, whether be the unicellular or the multicellular, prokaryotic और the eukaryotic, कोई भी हो। और हाँ, हर सेल के अंदर अगर हम देखिए, अगर हम वेल यूकार्योटिक सेल के अंदर देखिए, एक न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, हाँ, ईआर होंगे, गॉगली अपैरेटस होगा, गॉगली बॉडीज होंगी, अपैरेटस बोल रहा हूँ, गॉगली बॉडीज होंगी, ठीक है, राइबोसोम्स होंगे, लाइसोसोम्स होंगे और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, राइट, जो ब्रेक डाउन करता है अपने एनर्जी के लिए। और ये जो सेल्स होते हैं ये एटम्स की कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। अगर हम किसी एटम को देखें, यहाँ पर एटम को मतलब क्या, तो हम एटम को देखिए, यहाँ पर हमारा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बनते हैं, राइट। इनमें चार्जेस होते हैं, सिवाय न्यूट्रॉन में कोई चार्जेस नहीं होते, प्रोटॉन में चार्जेस होते हैं प्लस, इलेक्ट्रॉन चार्जेस होते हैं माइनस के। और ये जो है कभी भी कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता किसी सेल से, क्योंकि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, यूकार्योटिक सेल की बात करते हैं तो न्यूक्लियस होता है, प्रोकार्योटिक में न्यूक्लियोइड होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। बोर्ड बहुत गंदा बन रहा है, तो कोई नहीं, जब सेल का कोई चैप्टर आएगा तो सही से एक बहुत बड़ा सेल को बनाएंगे हम, उसे अच्छे से समझाएंगे। ये दोनों मैच ही नहीं करते हैं एक दूसरे, इनकी प्रॉपर्टी अलग है, इनके फंक्शंस अलग है, इनकी स्ट्रक्चर अलग है, बहुत चीजें अलग है इनके अंदर, ठीक है। इसमें ऑर्गेनेल्स है जो जिंदा है, जिंदा ऑर्गेनेल्स हैं, इनमें ऑक्सीजन जाती है, ब्रेक डाउन होता है, इसमें ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है। एटम्स में ऑक्सीजन का क्या रोल होगा, कोई रोल नहीं होता ना एटम्स का ऑक्सीजन में। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, सेल्स होते हैं, सेल्स बनकर टिश्यू बन जाते हैं, टिश्यू से बनकर आ जाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से बन जाता है ऑर्गन सिस्टम, एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, और ऑर्गन सिस्टम से बन जाता है ऑर्गेनिज्म। अगर हम वर्ड देखें तो ऑर्गेनिज्म में भी ऑर्गन वर्ड है, राइट। तो हम इससे कह सकते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहलाई जा सकती है। ओके, आज हमने बस इतना ही पढ़ लिया है। अगर हम लास्ट पे अगर हम देखें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सेल्फ रेप्लिकेट कर सके, इवॉल्व कर सके अपने आप को। क्या हमने अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट किया है? यस, हमारे आने वाली प्रजननी सेल्फ रेप्लिकेट, राइट, हम ग्रोथ करते हैं, हम रिप्रोडक्शन करते हैं, हम इवॉल्व, हम ग्रेट एप्स से आकर आए हैं, हम ह्यूमंस बने हैं। हम पहले एप्स थे, फिर हम मैन बन गए, ठीक है, अर्ली मैन बने, अर्ली मैन से फिर मॉडर्न मैन बने। इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, अपने आप को रेगुलेट कर सके। हाथ में चोट लग गई तो ये नहीं चोट जिंदगी भर लग गई, अब तो ठीक ही नहीं सकती, इस जो छोटी मोटी चोट है वो ठीक हो जाएगी फिर। एंड रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस, कोई सुई लगा देगा तो फिर हमें पता जाएगा हाँ भैया सुई लगा रहा है कोई, ठीक है। और इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। कल हम पढ़ेंगे इन सब के बाद आगे हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। हम बात करेंगे कि कैसे वो एक साइंटिस्ट आया था, उस साइंटिस्ट ने क्या किया, कैसे उसने पूरा बायोडाइवर्सिटी की पूरा जो हम कहेंगे पेजेस उसने खोल दिया, हमारे सामने पूरी बुक खोल दी बायोडाइवर्सिटी की। और हमें कैसे पता चला, हमें आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर कैसे हुआ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। हमें पहले हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन कर ली, हमें पता चला लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता चल गया ना, अब उसके बाद
हम बात करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से हम बताएं कि वो ये जैसे हम हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि वो हम ही है, वी आर होमो सैपियंस, कैसे हमें पता चलेगा? ह्यूमन वाइज मैन कैसे पता चलेगा कि वो होमो सैपियंस है? हम कैसे करेंगे? हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, फिर हम उसे नॉमेनक्लेचर में डालेंगे, राइट? तो आगे हम और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे. टिल देन, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे. फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब, share and comment to my channel. Press the black thumb blue. Okay, for then we will meet in the next video.